ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के पहले पार्ट जो कि धारा 61 से लेकर के 73 कैपिटल ए तक है, इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इस पार्ट में टोटल अगर हम बात करें तो जो जनरल रूल्स हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के संदर्भ में, उनकी ग्राह्यता के संदर्भ में, उनके प्रूफ के संबंध में जो सामान्य नियम है उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। दूसरा पार्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है जो कि सेक्शन 74 से लेकर 78 तक। तीसरा पार्ट सेक्शन 79 से लेकर के 90 कैपिटल ए तक है जो प्रिजम्पशंस की बात करता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स की प्रिजम्पशन की बात करता है। तो पहला पार्ट जो जनरल रूल से संबंधित है ये महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। तो जब इस पार्ट को हम समझेंगे तो सबसे पहली बात सेक्शन 61 में ये कहा गया कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कंटेंट आएंगे, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कौन कौन से कंटेंट आएंगे। जब डॉक्यूमेंट की बात करेंगे यहाँ पर तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में सामान्य रूप से प्राइमरी एविडेंस आएगा और सेकेंडरी एविडेंस आएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम कहें प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो सकता है और एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो सकता है। प्राइमरी डॉक्यूमेंट का मतलब सेक्शन 61 में बताया गया कि भाई कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होंगे, उसमें सेक्शन 62 और सेक्शन 64 ये बात करता है प्राइमरी एविडेंस क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या हो और एप्लीकेबिलिटी इसकी कैसे होगी, कौन सी परिस्थिति में होगी। उसके बाद दूसरा पार्ट सेक्शन 63 एंड सेक्शन 65, सेक्शन 63 डेफिनेशन की बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट की, और वहीं पर सेक्शन 65 इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिसमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स ना होने पर भी सेकेंडरी मान्य हो जाए। सामान्य नियम क्या है एविडेंस का या प्रैक्टिकल लाइफ का, कि अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है या कोई प्रोडक्ट हमारे सामने आता है तो इतना बाजारवाद हावी हो चुका है कि प्रत्येक कंपनी को अपना या प्रत्येक व्यक्ति को जो व्यवसायी है उसको अपना प्रॉफिट देखना है, किसी के जान और किसी के हेल्थ से या स्वास्थ्य से उसको कोई मतलब नहीं है। तो उस स्थिति में कभी कभी हमको भी शक होने लगता है, डाउट होने लगता है कि भाई ये जो प्रोडक्ट है क्या ये ओरिजिनल कंपनी का है या फेक प्रोडक्ट तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट के सामने भी जब कोई मामला जाता है, कोई डॉक्यूमेंट जाता है तो कोर्ट जनरली प्रयास करता है जो ओरिजिनल है वो उसके सामने आए और उसको वो ग्राह्य करे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें ओरिजिनल प्राप्त हो सकता मुश्किल होता है, नहीं प्राप्त हो सकता है। तो उस स्थिति में कोर्ट के पास ये विकल्प होता है कि वो सेकेंडरी एविडेंस को ग्राह्य करे। तो प्राइमरी एविडेंस की बात करें तो प्राइमरी एविडेंस की जो डेफिनेशन सेक्शन 62 में दी गई है उसका मतलब बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का मतलब या प्राइमरी एविडेंस का मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो मूल है। मूल का मतलब क्या है भाई, मूल या तो कई प्रतियों में हो सकता है। ठीक है, जब एक ही प्रति के कई पार्ट, एक बुक है 15 पेज में है तो सारे मूल हैं। ठीक है, अब वो एक बुक पूरी की पूरी बुक वो मूल है, अब उससे लेकर के उस पे कोई उस बुक के आधार पर कोई कमेंट्री लिखी जाए, कोई वेरिएंट है वो मूल दस्तावेज है, उस पर कोई टेक्स्ट बुक लिखी गई इंडियन एविडेंस एक्ट पे तो वो क्या हो जाएगी, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो कोर्ट है वो रिलाई करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स संसद के डिबेट्स हो गए ओरिजिनल है, ठीक है, कोई वेरिएंट हो गया ओरिजिनल है। अब किसी नेता ने कोई स्टेटमेंट दिया तो उस स्टेटमेंट को अगर कोई अपने शब्दों में प्रेजेंट करेगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो स्टेटमेंट एज इट इज जैसा किया गया वैसा वीडियो पे उसको दिखा रहे हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस है, वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ऑडियो वीडियो जो है जिसमें भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है वो डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती है। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आती है। जैसे किसी ने कोई ओरिजिनल कविता लिखी या किसी ने कोई पुस्तक लिखी अपनी, ठीक है, अपनी जीवनी या अपनी उस पे, तो वो ओरिजिनल होगा। उस पे अगर किसी ने कोई कमेंट्री लिखी, अच्छा है या बुरा है क्या है, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा।
कोई मूवी अपने आप में प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। अब उस मूवी को देख करके कोई आया, उस पर कोई बता रहा है कि ये स्टोरी है, ये इसमें पात्र है, ये ऐसा ऐसा करते हैं, ये अच्छा है बुरा है, वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो जनरली कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आता है उसमें वो प्राइमरी एविडेंस को मान्यता देता है। और प्राइमरी एविडेंस का मतलब सेक्शन 62 में प्राइमरी एविडेंस को बताया गया, और प्राइमरी एविडेंस का मतलब ओरिजिनल, जो मूल है। ठीक, वहीं पर इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 64 ये कहता है कि सामान्य रूप से जो कोर्ट है वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल को ही ग्राह्य करेगा। जो ओरिजिनल है, ठीक है, ओरिजिनल को ही ग्राह्य करेगा। सेक्शन 64 ये कहता है कि प्राइमरी एविडेंस ही ग्राह्य होगा। तो सेक्शन 62 में बताया गया ओरिजिनल प्राइमरी होगा, और सेक्शन 64 कहता है ओरिजिनल ही ग्राह्य होगा सामान्य। लेकिन सेक्शन 63 बात करता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा। अब सेकेंडरी एविडेंस के संदर्भ में 5 प्रकार की बातें सेक्शन 63 में बताई गई, यानी 5 चीजें जो है वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आ सकती हैं। पहली, सर्टिफाइड कॉपीज है, ठीक है, कोई सर्टिफाइड कॉपी हो गई। ठीक, दूसरा, एक ही प्रोसेस से, सेम प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से उसको उत्पन्न किया गया है, ओरिजिनल की फोटोकॉपी की गई है, जीरोक्स की गई है, वह उस स्थिति में आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा कि अगर उसको कंपेयर करके बनाया गया है, उसको देखा गया और देख करके कुछ राइट डाउन किया गया, तो ऐसे करके 5 बातें सेक्शन 63 में दी गई है कि वो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आएंगे या सेकेंडरी एविडेंस होगी। सेक्शन 65 ये कहता है कि सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य कब होगा। सेक्शन 63 में बताया गया कि 5 बातें बताई गई जो जिन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस, जो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में आते हैं, सेकेंडरी एविडेंस होते हैं। ठीक है, वो गैरेट में आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 65 कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस की। एप्लीकेबिलिटी के विषय में बताता है कि 7 परिस्थितियां हैं, और अगर उसको हम ठीक प्रकार से देखें तो वो हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी 9 में। 9 परिस्थितियां हो जाएंगी जिसमें सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। अब सामान्य बात है, जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि लॉ कॉमन सेंस है, सामान्य बात है कि अगर प्राइमरी नहीं मिल पा रहा है तब सेकेंडरी ग्राह्य होगा। जब प्राइमरी अवेलेबल है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो वहां पर जो सेकेंडरी है वो ग्राह्य नहीं होगा। सेकेंडरी कब ग्राह्य होगा, तो उसकी जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य रूप से ये आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइमरी मिल नहीं सकता है तभी सेकेंडरी ग्राह्य होगा। अब प्राइमरी कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें प्राइमरी नहीं मिल सकता है। पहली चीज तो वो जिसके कब्जे में है प्राइमरी डॉक्यूमेंट, वो उसी के खिलाफ यूज किया जा सकता है कोर्ट में। यानी उसने अगर उस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर दिया तो उस डॉक्यूमेंट के प्रस्तुत करने से क्या हो जाएगा, उसका जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट है वही उसी में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो वो क्यों प्रस्तुत करेगा? भाई आप ही हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके खिलाफ जा रहा है और वो डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोर्ट कहता है कि भाई आप प्रस्तुत करो, तो आप प्रस्तुत करोगे? नहीं करोगे, तो उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, उस स्थिति में सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। तो जो जिस व्यक्ति के कब्जे में है उसके इंटरेस्ट को बाधा उत्पन्न करेगा तो वो सेकेंडरी एविडेंस वहां पर ग्राह्य हो जाएगा। दूसरी बात, जिसके कब्जे में है प्राइमरी डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वह व्यक्ति मिल ही नहीं सकता, या वो आउट ऑफ रीच है, वो कोर्ट की पहुंच से बाहर है। कोर्ट आउट ऑफ रीच का मतलब जनरली वो एम्बेसडर है किसी विदेश, किसी फॉरेन कंट्री का, ठीक है, वो कोई किसी फॉरेन कंट्री का निवासी है, तो उस स्थिति में वो क्या है, आउट ऑफ रीच है, या वो लापता है, मिल ही नहीं रहा है। हालांकि 7 साल से ज्यादा प्रोड्यूक्शन तक वो अलाइव माना जाता है, उसके बाद डेड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वो मिल भी नहीं पा रहा है, तो पहला जिसके पोजीशन में है उसके विरुद्ध जाएगा, दूसरा वो आउट ऑफ रीच है, और तीसरा कि वो लॉस्ट हो गया है, खो गया है, वो परिस्थिति भी हो सकती है, भाई मिल ही नहीं सकता है। चौथा, वो इतना भारी भरकम डॉक्यूमेंट है, उतना हैवी है, डॉक्यूमेंट है, हमने बताया कि भाई अगर दीवार पे कुछ लिखा है वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा, सेक्शन 3, ठीक है। तो अगर इस दीवार पे कुछ लिखा हो, इस दीवार पे कुछ लगा के दिया जाए, तो क्या उसको एज ए दीवार को ले जाकर के कोर्ट में एज एविडेंस प्रस्तुत किया जा सकता है? तो क्या आवश्यकता पड़ेगी, भाई उसका फोटो ले लो, प्रस्तुत कर दो, ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो जब इतना भारी भरकम है प्राइमरी
एविडेंस या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कि उसको कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं किया। अब पता चला अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्र का एविडेंस लेना है, तो अब वो दीवारें या गुफाएं तो वहां नहीं जाएंगी कोर्ट में, तो उस वहां पर सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य हो जाएगा। इतना भारी भरकम, ठीक है। और वो जो एविडेंस है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इतना न्यूमरस उसमें पार्ट में है या न्यूमरस कॉपीज हैं उसके, या इतना भारी भरकम है कि उसको जो इंस्पेक्ट करना है कोर्ट को, कोर्ट नहीं कर सकता है। उस स्थिति में भी सेकेंडरी को वो रिलाई करेगा। तो ऐसे करके कुछ टोटल 7 या ठीक प्रकार से देखें, अपने शब्दों में देखें तो 9 प्रकार की परिस्थितियों की बात सेक्शन 65 में की गई। और वो सारी परिस्थितियां इस बात को इशारा कर रही हैं कि उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमको मिलने की संभावना जब खत्म हो जाती है या ओरिजिनल मिल ही नहीं सकता है, तो उस स्थिति में हम सेकेंडरी एविडेंस पर रिलाई करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कोर्ट की सेक्शन 64 के तहत प्राइमरी एविडेंस पे, और सेकंड प्रायोरिटी जब वो मिल नहीं सकता है तो न्यायालय को किसी निष्कर्ष पे तो पहुंचना ही है, एविडेंस की जरूरत है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज्यादा प्रॉपर होता है, ज्यादा सर्टेन होता है, तो उस स्थिति में वो सेकेंडरी एविडेंस को ग्राह्य करेगा सेक्शन 65। अब अगली महत्वपूर्ण बात जो आती है वो ये कि जब आईटी एक्ट आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया 2000 का, तो उसके बाद क्या हुआ, 2 सेक्शंस ऐड ऑन की गई। कौन कौन सी? सेक्शन 65 कैपिटल ए और सेक्शन 65 कैपिटल बी, ठीक है, 2000 में इंसर्ट की गई इसमें। तो इनका बेसिक मतलब क्या था कि भाई 2000 के बाद जो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उसका उपयोग किया जाने लगा। 15 अगस्त 1995 को कहा जाता है इंटरनेट की जो शुरुआत है वो इंडिया में हुई, ठीक है, 15 अगस्त 1995 से। उसके बाद एक संचार क्रांति आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुतायत में उपयोग किया जाने लगा, और बहुतायत में उपयोग किया जाने लगा तो उसके लिए आवश्यकता भी पड़ी भाई कि जो जब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जब कम्युनिकेशन किए जाने लगे या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बिजनेस किया जाने लगा, ठीक है, तो अब छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, अगर कोई चीज किसी समाज में हो रही है तो वो कहीं ना कहीं किसी रूप में न्यायालय के सामने आती ही है, और न्यायालय को उसकी आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो इस उद्देश्य से, हालांकि जो आईटी एक्ट है उसका बेसिक पर्पज जो था प्रारंभ में, वो साइबर क्राइम वगैरह को रोकने का नहीं, उसका बेसिकली जो पर्पज था वो जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जो व्यापारिक एक्टिविटीज हैं, उनको नियंत्रित करना, उनको कंट्रोल करना और उनसे संबंधित चीजों को डील करना था। लेकिन बाद में उसमें अमेंडमेंट किया गया, तो सेक्शन 65 कैपिटल ए और सेक्शन 65 कैपिटल बी ऐड ऑन किया गया। सेक्शन 65 कैपिटल ए वो कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एविडेंस कैसे दिया जाएगा, इसकी विषय में बात करता है। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मतलब अगर कोई बात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड की गई है, किसी ने किसी की ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली, वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर ली, कोई व्हाट्सएप का मैसेज भेजा कुछ लिख करके, भाई ये प्रोडक्ट हमको यहाँ भेज देना, आपने फ्लिपकार्ट या अमेजन पे मंगाया, तो वह क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होंगे, इनके साक्ष्य के विषय में प्रावधान करता है सेक्शन 65 ए, और सेक्शन 65 बी इनकी ग्राह्यता के विषय में बात करती है कि भाई ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होंगे वो ग्राह्य होंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि यहां से जुडिशियल एग्जाम्स में प्री का क्वेश्चन बहुत बनता है, और जो प्री का क्वेश्चन बनता है वो बनता है मेन सेक्शन 65 कैपिटल बी से। उसमें यही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की ग्राह्यता के विषय में प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो 65 कैपिटल ए भी उसमें ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन सेक्शन 65 बी आंसर उसका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां हमने इसीलिए इसको लिख दिया है कि एडमिसिबिलिटी की बात है और ये एविडेंस की बात है, ठीक है। तो ग्राह्यता के विषय में सेक्शन 65 कैपिटल बी लागू होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट माना गया, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के संदर्भ में जो एविडेंस की बात की गई और उसकी ग्राह्यता के विषय में प्रावधान किए गए, उससे रिलेटेड प्रावधान को सेक्शन 65 कैपिटल ए और सेक्शन 65 कैपिटल बी के द्वारा जोड़ दिया गया। अब वहीं पर सेक्शन 65 में हमने पढ़ा कि 9 कैटेगरीज या डायरेक्ट के हिसाब से 7 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनके माध्यम से किसी को किसी के कब्जे में जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकता है तो सेकेंडरी एविडेंस को हम ग्राह्य करेंगे।
लेकिन इसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने के लिए कोर्ट जितने भी एफर्ट होते हैं वो सारे एफर्ट कर देता है, और वो सारे एफर्ट जो होते हैं, वो जो सारे प्रयत्न होते हैं, उसका एक सिंबल है, उसका एक प्रतीक है, उसका एक प्रूफ है जो हमको दिखाई पड़ता है सेक्शन 66 में। उसका एक प्रूफ है जो हमको दिखाई पड़ता है कहां पे? सेक्शन 66 में। सेक्शन 66 क्या कहता है? नोटिस की बात करता है। और किसको नोटिस मतलब? सूचना। किसको सूचना दी जाती है? जिसके कब्जे में प्राइमरी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। कोर्ट इस बात की प्रयत्न करेगा, इस बात का प्रयास करेगा कि अगर किसी के कब्जे में कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो उसको सूचना देकर के उससे ये कह दिया जाए कि भाई आप आकर के न्यायालय में वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर दो। और जब ये नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो नोटिस रूपी प्रयास है, वो असफल हो जाएगा, वो प्रभावहीन हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या करेगा? फिर कोर्ट सेक्शन 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंस को ग्राह्य मानेगा। तो 64 के बाद सीधे हमको पढ़ना चाहिए 66। ठीक है, लेकिन चूंकि मेरे की समस्या है, मेरे के हिसाब से हमको पढ़ना है तो सेक्शन 66 पढ़ते हैं। तो सेक्शन 66 एक अटेम्प्ट है प्राइमरी डॉक्यूमेंट को एंश्योर उपलब्ध कराने का, अवेलेबल कराने का कोर्ट के साथ। ठीक है, और कुछ नहीं। अब नोटिस किसको दी जाएगी? अब पहला क्वेश्चन होता है नोटिस किस बारे में? नोटिस इस बारे में कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आप ला करके इसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, क्योंकि इसका रोल जो है उस मामले का निस्तारण करने के लिए बहुत आवश्यक है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप उसको प्रस्तुत कर दीजिए। अब वो नोटिस किसको दी जाएगी? सामान्य सी बात है, कॉमन सेंस है कि जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके कब्जे में होगा, उसको नोटिस दी जाएगी भाई आप आकर के उसको प्रस्तुत कर दो हमारे सामने। अब वो मना भी कर सकता है, ठीक है, वो प्रस्तुत करने से मना भी कर सकता है, और हो सकता है नोटिस भेजी जा रही हो तो आउट ऑफ रीच हो, मिल ही नहीं रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो कई सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो मतलब 64 में जो कहा गया कि प्राइमरी एविडेंस ही होगा, प्राइमरी एविडेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो सेक्शन 66 प्राइमरी एविडेंस को एंश्योर कराने का एक तरीका है जिसके माध्यम से उस व्यक्ति को बताया गया, सूचना दी गई कि भाई आप आकर प्रस्तुत कर दो। अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जिन स्थितियों में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि सेक्शन 66 का जिक्र सेक्शन 65 में भी आया है, ठीक है, उसको देखिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं? टोटल अगर हम बात करें 6 ऐसी परिस्थितियां हैं या 6 ऐसे अपवाद हैं जिसमें जो नोटिस है प्राइमरी एविडेंस को या प्राइमरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने की, वो देने की आवश्यकता नहीं है। वो भी एक कॉमन सेंस है। कौन सी अपवाद हो सकते हैं? पहली, इस पे हम आएंगे वन बाय वन चर्चा करेंगे, लेकिन पहली आप समझो, अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आ गई है तो क्या उसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता है? अब जब पता चल ही गया है कोर्ट को कि वो लॉस्ट हो चुकी है, वो नष्ट हो चुकी है या खो चुकी है, तब उसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता है? भाई नोटिस देने का भी क्या फायदा निकलेगा? अगर दे भी दिया जाएगा तो फायदा क्या निकलेगा? जब उसके पास है नहीं तो लेके कैसे आएगा? तो 6 परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें पहली है डॉक्यूमेंट इज इन इटसेल्फ नोटिस। कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो अपने आप में एक नोटिस का काम करते हैं, और ये कोर्ट का विवेक है कि कोर्ट उसको क्या करे, उस डॉक्यूमेंट को नोटिस के रूप में कन्वर्ट कर ले। वो परिस्थितियों के हिसाब से करेगा, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से करेगा। अब फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से यानी डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ नोटिस है, इसका मतलब क्या है? तो इसको हम एक एग्जांपल से ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम पहले वाले की बात करें, डॉक्यूमेंट इज इटसेल्फ ए नोटिस, तो ये वाली जो बात है इसको ऐसे समझ लें कि एक डायरेक्टर था कंपनी में, अब उसका कुछ पैसा कंपनी के ऊपर बकाया था, तो उसने मैनेजिंग डायरेक्टर को कई बार पत्र लिखा, ठीक है, पत्र लिखा कि भाई हमको आप हमारा जो पैसा है वो दे दीजिए। डायरेक्टर्स जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे उसने नहीं सुना, तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उस कंपनी का एक डॉक्यूमेंट अपने आधिपत्य में ले लिया, वो अपने कब्जे में ले लिया। अब जब ये बात पता चली मैनेजिंग डायरेक्टर को, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने
केस कर दिया उसके खिलाफ कि भाई ये डॉक्यूमेंट उसके कब्जे में है, ये हमको दिलाया जाए। ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें कहा कि वो जो डॉक्यूमेंट उसने अपने कब्जे में लिया वो आपको नोटिस देने के बाद ली। नोटिस किस बात की कि भाई अगर आप मेरा पैसा नहीं दोगे तो मेरे पास जो कंपनी का है मैं उसे जब्त कर लूंगा, मैं अपने पास ले लूंगा, उसको ट्रीट कर लूंगा। तो इस कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट को एज ए नोटिस माना कि जैसे वो उसने अपने कब्जे में रख लिया तो ये उसको नोटिस हो गई, मैनेजिंग डायरेक्टर को नोटिस हो गई कि उसको क्या करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर को ये नोटिस हो गई थी कि भाई वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसके कब्जे में है और अगर आपको चाहिए तो आप उसको क्या करो, उसको उसका जो है वो वापस कर दो। तो यानी वो जो नोटिस थी, जो डॉक्यूमेंट था उसके कब्जे में जो उसने दिया था, वो एक नोटिस, एक सूचना देने के बाद उसको की थी। तो कोर्ट की तरफ से उसको उस डॉक्यूमेंट को उसके अपने कब्जे में लेना डायरेक्टर के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए वो क्या मान लिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए वो नोटिस मान लिया गया कि भाई आप उसको नहीं दोगे तो उसके कब्जे में रख लिया, ये वाला। तो इस प्रकार की परिस्थितियां ऐसी होती है तो डॉक्यूमेंट को भी नोटिस माना जा सकता है। वहीं पर दूसरी एक्सेप्शन की बात करें तो पर्सन हैविंग पोजीशन ऑन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है वो डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके जो रिक्वायर है, जिसे रिक्वायरमेंट है कि वो प्रस्तुत करेगा उसको, मतलब उसको ये पता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना है। मेन नोटिस का मतलब क्या है कि नॉलेज में लाना, मामले की जानकारी करना। अब जब डायरेक्टर को, मैनेजिंग डायरेक्टर को पहले से ही बात की जानकारी थी कि वो जब्त कर लेगा, वो ले लेगा, तो उसमें नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है। वही बात यहां पर भी है कि जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही जान रहा है मुझे भी प्रस्तुत, मेरा ये दायित्व है इसको प्रस्तुत करूं कोर्ट के सामने। तो जब वो जान रहा है तो उसको नोटिस दे करके बताने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर उसको करना होगा तो वो अपने आप से प्रस्तुत कर लेगा। ठीक है, और अगर नहीं करना होगा तो नोटिस चाहे 50 नोटिस जैसे दे दी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, तो पर्सन हैविंग पोजीशन, जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको क्या करेगा, उसके ऊपर प्रस्तुत करेगा और ऐसी जानकारी उसको है। ठीक है, तीसरी बात अगर हम करें, पर्सन ऑब्टेनेड पोजीशन बाय फ्रॉड, ये वाली बात है कि अगर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट कपट के द्वारा किसी से प्रस्तुत कर लिया है तो वो क्यों अपनी पोजीशन से उसको बाहर जाने देगा। और बेसिकली न्यायालय में अगर वो चला गया, अगर न्यायालय में चला जाएगा तो उसके हाथ से हमेशा के लिए चला गया। जिसके लिए उसने फ्रॉड किया, अच्छा फ्रॉड जो है आदमी वो सिंपल नहीं करता है, आसानी से नहीं करता है भाई, बहुत आसान काम नहीं है फ्रॉड करना। फ्रॉड करने के लिए बहुत सारी चीजों को रिस्क पे रखना पड़ता है और बेसिकली अपनी क्रेडिबिलिटी को, और लॉ के दृष्टि में फ्रॉड अपने आप में वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। तो अपराधी भी बनना, स्वीकार करना पड़ेगा अपने आप को, तब वो करेगा। तो अब अगर इतने प्रयत्न करके उसने कोई डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में लिया है तो वो क्या इजीली प्रस्तुत कर देगा, चाहे आप 50 नोटिस उसको दो, नहीं करेगा। तो जहां पर कोर्ट को ये बिलीव हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है कि कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड करके प्राप्त किया गया है, तो वहां पर वो कहता है, सेक्शन 66 कहती है एविडेंस की, वहां पर भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं। चौथी महत्वपूर्ण बात कि ओरिजिनल इन द कोर्ट, जिस व्यक्ति के कब्जे में है या जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लॉयर के कब्जे में है, और वो लॉयर और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जो पार्टी है, वो डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में उपस्थित है, तो फिर नोटिस देने का उसको कोई मतलब है, तो वो ऑलरेडी लेके आ गया है। तो जब वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट को पहले से ही लेकर के डॉक्यूमेंट को लेकर के न्यायालय के समक्ष आ गया है, ठीक है, वो कोर्ट के सामने उपस्थित है, तो उस स्थिति में भी नोटिस देने की, जानकारी देने की क्या जरूरत है, नोटिस को फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है। वहीं पर जो पांचवी बात है वो एडमिटेड दैट ओरिजिनल हैज लॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात क्या कि जिस व्यक्ति के कब्जे में वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में आकर के एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई वो मुझसे खो गई है, तो अब मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगा। तो अब जब वो आकर के ये एडमिट कर लेता है न्यायालय के सामने, तो न्यायालय वहां पर नोटिस जारी नहीं करेगा।
ठीक है, यानी उस केस में भी नोटिस जारी करने का कोई मतलब ही नहीं। जब उसके पास है नहीं तो वो कैसे पेश कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। तो जब उसने आकर के एडमिट कर लिया है तो उस स्थिति में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं पर जो छठा 6 पॉइंट है वो कहता है पर्सन हैविंग पोजीशन इज आउट ऑफ रीच ऑफ द कोर्ट। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट की परिसीमा से बाहर है। परिसीमा से या रीच से बाहर, पहुंच से बाहर होने का मतलब जैसा अभी हमने कहा आउट ऑफ रीच की जब भी बात आएगी वो एम्बेसडर हो सकता है, राजदूत हो सकता है, हाई कमिश्नर हो सकता है, ठीक है, उच्चायुक्त हो सकता है, या किसी भी ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि वो न्यायालय की पहुंच से बाहर हो गया और न्यायालय को जब ये पता लगता है तो वहां पर भी धारा 66 के तहत नोटिस देने के लिए कि आप प्राइमरी एविडेंस को, प्राइमरी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर दो, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 66 में नोटिस का कॉन्सेप्ट दिया गया। नोटिस किसको दी जाएगी? जिसके पास प्राइमरी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और नोटिस इसलिए दी जाएगी कि भाई आप करके उसको दे दो क्योंकि कोर्ट कंसीडरिंग प्रायोरिटी उसको दे रहा है। ठीक है, और फिर जब ये 1666 के कंप्लाइमेंट्स हैं, ये पूरे हो गए, ये प्रोसीजर को पूरा कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा? वो सेकेंडरी यानी सेक्शन 65 पर रिलाय करेगा, सेक्शन 65 को एप्लीकेबल मानेगा। ठीक है, और नोटिस इन परिस्थितियों में नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये परिस्थितियां एग्जिस्ट कर रही तो वो सीधे बिना नोटिस दिए ही सेकेंडरी को क्या कर देगा? अलाउ कर देगा। ठीक है, इन परिस्थितियों को में अगर एग्जिस्ट आ रहा है, 6 परिस्थितियां हो रही हैं, तो उस स्थिति में वो बिना नोटिस दिए कहेगा कि भाई आप क्या करो, उसको कहेगा कि भाई आप सेकेंडरी जो है प्रस्तुत कर दो, सेकेंडरी को वो अलाउ कर देगा, सेकेंडरी को एप्लीकेबल बना देगा। ठीक, अब एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो किसी को नोटिस दी गई और वो नोटिस मिलने के बाद रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं प्रेजेंट करूंगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी को नोटिस दी जाए और वो मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? तो एक बार अगर नोटिस दी गई और नोटिस को रिफ्यूज कर दिया गया तो उस रिफ्यूजल का कंसिक्वेंस ये होगा कि न्यायालय उस मामले में सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ कर देगा। ठीक है, तो अगर रिफ्यूजल होता है तो उस स्थिति में भी वो सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ कर देगा। एक केस था, केस का नाम था नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत कौर, AIR 1999 का केस है, 1999 का केस है। इस क्या केस था? नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत कौर। तो नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत कौर, नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत कौर AIR 1999 के केस में कोर्ट ने ये कहा कि जब वो रिफ्यूज कर देगा तो कोर्ट को विवेकाधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो क्या करे, फर्दर नोटिस के बारे में वो ना सोचे, वो सीधे और सीधे सेकेंडरी एविडेंस को यानी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट को एडमिसिबल कर दे, अलाउ कर दे कि भाई सेकेंडरी एविडेंस। अगर बिना नोटिस दिए ही वो रिफ्यूज कर देता है, अगर नोटिस नहीं दी गई और पार्टी के थ्रू या किसी के थ्रू अनऑफिशियल वे में अगर कोर्ट को यह पता चलता है कि वो रिफ्यूज कर रहा है, वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करेगा, तो क्या नोटिस देना आवश्यक है? उस परिस्थिति में भी नोटिस की फॉर्मेलिटी पूरा करना आवश्यक है। तो हाँ, नोटिस की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी पड़ेगी, और जब नोटिस की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद नोटिस के थ्रू रिफ्यूजल आता है तो वो रिफ्यूजल कंसीडर किया जाएगा, और अनऑफिशियल वे में अगर कोई रिफ्यूजल आ रहा है ना प्रस्तुत करने का, प्रस्तुत करने के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नवजोत कौर वर्सेस नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत कौर, ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है। अब एक महत्वपूर्ण बात और है, क्या? वो ये कि अगर मान लो किसी ने रिफ्यूज किया, ठीक है, उसको नोटिस दी गई और उसने रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने वाला नहीं, तो और बाद में उसके कुछ दिन के बाद वो रिलाई करता है कि भाई हमको प्रस्तुत कर देना चाहिए, या उसको एक प्रकार से आत्मज्ञान हो जाता है कहीं से, तो क्या उसको अलाउ करेगा न्यायालय? न्यायालय अलाउ करेगा कि वो प्रस्तुत कर दो? नहीं सर, कर सकते करेगा सर, अगर उस पर डिसीजन नहीं आया तो अगर सर वो पहले उसको अच्छा, आप अपने एंगल से सोचो
कि आपने किसी से कुछ काम कहा और फिर वो काम उसने तुरंत मना कर दिया और उसके बाद वो आपके पास आता है कि चलो चलो मैं ये काम कर देता हूं, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? नहीं सर। नहीं तो दूसरा कोई साधन नहीं होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा साधन तो हमारे पास है, सेकेंडरी एविडेंस का सेक्शन 65 अलाउ कर रही है, कर लो। सर यही अलाउ हो जाएगी। जब दूसरा साधन नहीं होता तो मजबूरी तो अलग विषय है। तो जनरली आदमी का जो एटीट्यूड होता है या इसको डिग्निटी कह लें, उसकी गरिमा होती है कि भाई आपसे एक बार उसने कोई बात कही और उसके बाद आपने डिनाई कर दिया, मना कर दिया और फिर आपने ना, वो ये ना रहीमन धागा प्रेम का, एक बार जब टूटने के बाद गांठ पड़ गई तो फिर चाहे जितना जोड़ो वो स्थिति थोड़ी आएगी। वही बात यहां पर भी है। अब एक बार आपने कोर्ट से संबंध खराब कर लिए तो आप चाहे जितना प्रयास करिए तो कोर्ट उसमें क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बात भी इस केस में कही गई थी, नवाब सिंह वर्सेस इंद्रजीत कौर के केस में ये भी बात कही गई कि अगर एक बार किसी ने रिफ्यूज कर दिया है और उसके बाद वो फिर से आकर के कहता है कि मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो उस स्थिति में वो नहीं कर सकता है, उसमें अलाउ कोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब जरूरत थी तब तो आपने मना कर दिया और जब हम ऑलरेडी सेकेंडरी एविडेंस को अलाउ कर दिए हैं, सेकेंडरी एविडेंस आ गया है न्यायालय के सामने, अब कह रहे हो आप मैं प्रस्तुत करूंगा, तो वो तो क्या हुआ है कि जो हमको नहीं करना चाहिए था, जब हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले से ही हम कर रखे हैं, आपके देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली भी बात इस केस में कही गई थी। इसके अलावा क्वींस बेंच का 1860 का एक जजमेंट है, वो भी यहाँ पर रिलेवेंट है, उसको भी अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। वो केस था डोएट थॉमसन वर्सेस हॉक्सन, डोएट थॉमसन वर्सेस हॉक्सन लिखे देते हैं, डोएट थॉमसन वर्सेस हॉक्सन। कब का केस है? 1860 का केस। 1860 में क्या हुआ था, हमारी आईपीसी 1860 की थी। ठीक है, तो डोएट थॉमसन वर्सेस हॉक्सन के मामले में यही बात कही गई कि एक बार रिफ्यूज कर दिया गया है, ठीक है, तो सेकेंडरी एविडेंस अलाउ हो जाएगा और सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होने के बाद वो देने का प्रयास भी करता है तो उस स्थिति में उसको ग्राह्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एविडेंस का स्थापित नियम है, क्योंकि स्थापित नियम ये कब का है? 1860 का है, जब एविडेंस एक्ट हमारा अस्तित्व में भी नहीं था, उस समय का जजमेंट है ये। ठीक है, तो ये एविडेंस लॉ का एक स्थापित नियम है, या यूं कहें कि व्यक्ति के लिए, व्यक्ति के प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक कंसर्न है कि भाई आपने एक चीज मना कर दिया, दोबारा उसको आप एडमिट नहीं कर सकते, तो लॉ तो उसको कंसीडर नहीं करेगा। इसी पे कॉन्सेप्ट पे हमारा रूल ऑफ स्टोपेल जो है, जो स्टोपेल का कॉन्सेप्ट है, अभी पढ़ोगे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115 से लेकर के 117 तक, जो स्टोपेल का कॉन्सेप्ट है, निबंधन का कॉन्सेप्ट है कि एक बार आपने कोर्ट के सामने कोई बात एडमिट कर ली तो उसके बाद आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। तो एक बार आपने रिफ्यूज कर लिया फिर आप उसको दे नहीं सकते हो, ये इस केस में कहा गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेक्शन 67 है वो बात करता है प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, कि अगर भाई सिग्नेचर और हैंड राइटिंग भी डॉक्यूमेंट ही है, डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएंगे, तो अगर कोई सिग्नेचर का साक्ष्य दिया जाना है या हैंड राइटिंग का साक्ष्य दिया जाना है कि ये सिग्नेचर फला व्यक्ति का है, ये हैंड राइटिंग फला व्यक्ति की है, तो 3-4 लोग हैं जो उसको जो है उसका प्रूफ दे सकते हैं। सेक्शन 65 इसके प्रूफ के विषय में बात कर रहे हैं, कहते हैं 3-4 लोग जो है इसका प्रूफ दे सकते हैं। कॉमनली कौन दे सकता है? भाई जिसने सिग्नेचर किया होगा वो आकर के बता देता है कि भाई ये मेरा ही सिग्नेचर है, प्रूफ हो गया। जिसने हैंड राइटिंग लिखी है, जिसकी राइटिंग है, वो आकर के बता दे तो हो जाएगा। दूसरा, जो उसकी हैंड राइटिंग को या उसके सिग्नेचर को पहचानता हो, और पहचानता हो का मतलब क्या कि जिसकी उपस्थिति में उसकी रचना की गई हो, वो सिग्नेचर किया गया हो या वो हैंड राइटिंग लिखी गई हो, तो वह व्यक्ति भी आकर के उसका प्रूफ सेक्शन 67 के तहत दे सकता है। तीसरा कि भाई कंपेयर करके
कंपैरिजन करके भी कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर करके भी चीजों को किया जा सकता है। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है कि भाई ओरिजिनल सिग्नेचर उसका हमारे पास होना चाहिए, ये तय होना चाहिए कि जो पहला है, ठीक है, वो ओरिजिनल है, वो मूल है, वो मूल सिग्नेचर है, वो सही है, जेन्युइन है। तो हम जो इस समय प्रश्नगत है जिस पर क्वेश्चन किया गया उसको क्या करेंगे, उसे कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके कोर्ट क्या कर सकता है, उसके प्रूफ को एडमिट कर सकता है, ये इस कंक्लूजन पर पहुंच सकता है, ये सही है अथवा गलत। और चौथा तरीका क्या है जो सेक्शन 45 में बताया गया है, एक्सपर्ट को बुलाओ, ठीक है, विशेषज्ञ को बुलाओ, जो जानकार व्यक्ति है उसको बुलाओ, हमारे हाथ से ये मामला नहीं काम करेगा। एक्चुअली में आदमी एक्सपर्ट की या स्किलफुल पर्सन को कब रिक्वायर करता है, जब उसके मामला उसकी परिधि से बाहर हो जाता है। तो न्यायालय भी वही करेगा, जब उसकी परिधि से मामला बाहर हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी से मामला बाहर होगा, क्योंकि जो न्यायाधीश है वो विशेषज्ञ तो है नहीं, वो एक कॉमन सेंस के आधार पर पहले उसको बुलाओ जिसका सिग्नेचर है या हैंड राइटिंग है, नहीं वो मिला तो जिसकी उपस्थिति में ऐसा किया गया उसको बुलाओ। तीसरी परिस्थिति उसको कंपेयर करके हमने देख लिया, इन तीनों स्थितियों में हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, फिर चौथा विकल्प हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है, एक्सपर्ट को बुलाओ, वो बताए। और इसीलिए वहां पर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की बात भी की गई है, ठीक है। तो एक्सपर्ट को बुला करके भी उसका एक्सपर्ट की ओपिनियन के आधार पर उसका प्रूफ लिया जा सकता है, यानी जो हैंड सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के प्रूफ की बात की गई है वो सेक्शन 67 में ये 4 प्रकार के तरीके की बात की गई है। वो सामान्य से है, आप चाहे उसको पढ़ सकते हो और चाहे उसे समझ सकते हो, समझना ज्यादा बेटर है, ठीक। वहीं पर सेक्शन 67 कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का मतलब क्या है, ये एडवांस प्रोविजन है। ए का मतलब एडवांस प्रोविजन, एडवांस प्रोविजन मतलब कि पहले ये नहीं था, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया, लाना पड़ा। लाना ये क्यों पड़ा, क्योंकि चीजें अब एडवांस हो रही, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर की बात की गई, डिजिटल सिग्नेचर के प्रूफ की बात सेक्शन 67 ए में की गई। अब डिजिटल सिग्नेचर का को कैसे दिया जाएगा, भाई कोई सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगा उसके माध्यम से हो सकता है, जैसा हमने 47 में 47 कैपिटल ए में पढ़ा थी, सेक्शन 47 कैपिटल ए में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो वही बात यहाँ पर सेक्शन 67 में आ गई है, 47 कैपिटल ए से इसको हम समझ सकते हैं उसके माध्यम से। यहाँ पर वो प्रूफ की बात की गई है, वहां पर कैसे साबित किया जाएगा इसकी बात की गई है, और वो साबित यहाँ पर उपयोग में आ जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट एक होगा, उस सर्टिफिकेट के द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, साबित किया जा सकता है। अब अगला महत्वपूर्ण पार्ट इस पार्ट का वो है सेक्शन 68 से लेकर के 72 का, जो बात करता है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज का निष्पादन हुआ या नहीं हुआ, इससे रिलेटेड प्रावधान सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक में दिए गए। दस्तावेजों के निष्पादन की बात अगर हम करें तो दस्तावेजों का निष्पादन का मतलब वो दस्तावेज बनाया गया या नहीं बनाया। जैसे कोई मॉर्गेज डीड हुई, कोई बंधक विलेख है, उस बंधक विलेख जो लिखा गया क्या सही बंधक विलेख है या नहीं, उस बंधक जो डॉक्यूमेंट है, और हम उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के पार्ट में ही उसको डील करेंगे। तो सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक के उसमें प्रोविजन है। अब बंधक कोई बना या नहीं बना, उससे संबंधित प्रूफ की बात यहां पर दी गई है। अब कोई सेल डीड है, कोई गिफ्ट डीड है, कोई मॉर्गेज डीड है, कोई बिल है, ठीक है, वसीयत है, तो ये सब चीजें साबित करने की बात सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक में आएगी। समझ में आ गया ना, इसको हमको किस परिप्रेक्ष्य में समझना है। दूसरा, जनरली यही आएंगे, बाकी कुछ और भी आ सकते हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है अपने आप में कि जितनी बातें हमने कह दी उतनी ही आएंगी, इसके अलावा कुछ और भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको आप लोग इसके आधार पर समझ लीजिएगा। तो जब कोई डीड है, कोई बिल है, वसीयत है, मान लो कोई वसीयत की गई, तो अब जब टीपीए पढ़ोगे, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ोगे, उसमें गिफ्ट करना है, लीज करना है या मॉर्गेज करना है, तो उसमें एक बात कह दी गई, भाई अटेस्टेशन जो है, प्रमाणन जो है, इसलिए टीपीए में अटेस्टेशन को परिभाषित भी कर दिया गया डेफिनेशन क्लॉज में।
प्रमाणन करना, उसको प्रमाणित करना आवश्यक है। प्रमाणित करने का मतलब क्या है कि भाई जिनकी उपस्थिति में वो हुई उसमें से 2 लोग आए और साइन कर दें। जैसे ही वो साइन कर देंगे वो क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। अब जिस व्यक्ति ने साइन की है उसको बुलाया जा सकता है, किस लिए कि भाई उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिकेशन या जेन्युइननेस चेक करने के लिए, उसकी वास्तविकता चेक करने के लिए, क्या ये रियल में एग्जीक्यूट हुआ था, क्या रियल में ये मॉर्गेज डीड तैयार हुई थी, क्या रियल में ये वसीयत यही थी या कुछ और था। क्योंकि आपने साइन कर दिया है तो आपके साइन का मतलब क्या, ये कंसीडर कर लिया जाएगा कि आप उसकी सारी परिस्थितियों को जानते होंगे। तो अटेस्टेशन के द्वारा, और अटेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट देखोगे टीपीए में तो क्या है कि भाई कम से कम 2 दिखा ना आपने, कम से कम 2 बुला करके, 2 व्यक्तियों को बुला करके उसको प्रमाणित कराया जाना चाहिए, अटेस्टेशन कराया जाना चाहिए। हम लोग भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कराते हैं, है ना, वो देख करके साइन कर देता है, ओरिजिनल वाला देख करके फोटोकॉपी में साइन कर देता है, तो अटेस्टेशन की है एक प्रकार का। तो यहां पर जो प्रोविजन है सेक्शन 68 कहता है कि अटेस्टेशन रिक्वायर्ड, मतलब क्या कि अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया जाना है, किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को लेकर के प्रस्तुत किया जाना है, तो वहां पर उसका प्रमाणन आवश्यक होगा। और अगर प्रमाणन नहीं कराया गया है तो ये माना जाएगा, ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कॉमन सेंस क्या कहता है, लॉ में कोई भी बात एब्सोल्यूट नहीं होती है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये मान के समझो, ये मान के चलो, ठीक है। तो यही जो 68 में बात कह दी गई, पहले तो वही बात है ना, पहले तो न्यायालय क्या करेगा, 4 आंखों से देखने का प्रयास करेगा। 4 मतलब सब अच्छा अच्छा ही उसको मिल जाए। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, तो क्या करता है, पहले हमको अच्छा मिल जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल शादी के संदर्भ में अक्सर होता है ना, पहले 4 आंखों से खोजा जाता है, फिर धीरे धीरे वो 3 पे आता है, फिर 2 पे आता है, फिर कहता है जो मिल जाए तो ठीक है, होता ना ऐसा। तो वो वाली परिस्थिति यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। पहले तो न्यायालय कहेगा कि अटेस्टेशन लाओ तभी काम चलेगा, फिर वो कहेगा अटेस्टेशन नहीं भी मिल रहा है तो भी हम देखते हैं काम चल जाएगा नहीं चलेगा। तो वही बात नीचे, अटेस्टिंग विटनेसेस नॉट फाउंड, जब नहीं मिलता है तब क्या करोगे, तो काम तो चलाना ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो मिल ही जाए। उसके बाद एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी, अगर किसी पक्षकार ने एग्जीक्यूशन कर लिया, बता दिया कि भाई कि हाँ ये सही है, तो उसके बाद प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस इज डिनाइड, और जब वो मना कर देता है, भाई अटेस्टिंग विटनेस है, वो मना भी तो कर सकता है, कहेगा मुझे जाओ हम नहीं देंगे, नहीं जाएंगे बताने, तो मना कर देता है उसके संदर्भ में। और उसके बाद प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अब जब अटेस्टेशन रिक्वायर ही नहीं करता है, विधि जो है रिक्वायर नहीं करती है, तो उस में क्या प्रोविजन होंगे, इसको लेकर के अलग अलग प्रोविजन किए गए। तो जनरली बात क्या कि जब किसी डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को लेकर के बात है, प्रूफ की बात आती है, तो उसको 2 परिस्थितियों को छोड़ करके उसका अटेस्टेशन कराना अनिवार्य होगा। और वो 2 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? पहली, जब लॉ इसको रिक्वायर नहीं करता है, लॉ कहता है कि भाई प्रोटेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही प्रूफ मांगो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो सेल होती है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होती है। जब रजिस्ट्रार के सामने कोई बिक्री होती है और रजिस्ट्रार उसके सामने वो पूछ करके वो रजिस्ट्री करता है, कराता है, तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो होगा, वो बैनामा जो होगा, वो इस बात का सबूत है कि वो बैनामा, वो एग्जीक्यूशन, उस डीड का एग्जीक्यूशन हुआ है, सेल डीड का एग्जीक्यूशन हुआ है। अब वहां पे किसी गवाह को बुला करके गवाही दिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेक्शन 63 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, वो परमिट करती है, क्या परमिट करती है कि अगर वो रजिस्ट्रार के सामने हुआ है तो उसको जो है गवाह देने करने की, उस मतलब उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा ये फ्रॉड है, ठीक है। तो अगर लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा है तो एग्जीक्यूशन को अटेस्टेशन के थ्रू प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा, वह परिस्थिति जब वो मना कर देता है, जब अटेस्टेशन विटनेस जो है वो मना कर देता है, या 2 अटेस्टेड विटनेस है, इसमें से कम एक आने को तैयार हो जाए, तो दूसरे वाले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो एक भी मिल जाए पर्याप्त। या पार्टीज जो हैं
उस डॉक्यूमेंट की। दो पार्टी से जो एडवर्स पार्टी है वो एडमिट कर ले कि ठीक है ये सही है, हमको इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो भी उसको अटेस्टेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 68 से लेकर के 72 तक के नियम है वो इससे डील करते हैं। अब सबसे पहले हम सेक्शन 68 को समझेंगे, जिसमें कहा गया अटेस्टेशन रिक्वायर्ड, यानी एक जनरल रूल बताया गया। ये क्या है? ये एक रूल है, एक नियम है, और इसके बाद जो है वो क्या है? सब रूल्स हैं और कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे ये वाला क्या है? ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है। ठीक है, ये अपवाद की परिस्थिति में आएगा, तो ये अपवाद है। ठीक है, तो ऐसे भी बात करें तो पहले हम रूल को बात करें तो रूल क्या कह रहा है? भाई रूल यही कह रहा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन के सबूत की बात है तो उसमें उसका जो प्रूफ है वो अटेस्टेशन के द्वारा दिया जा सकता है, अटेस्टेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक, प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब ये जो अटेस्टेशन होगा वो दो लोगों के, दो विटनेसेस के द्वारा होगा। जो सेक्शन 68 पढ़ोगे तो उसमें क्या बताया गया है? भाई कौन करेगा? 2 विटनेस करेंगे, 2 विटनेसेस करेंगे अटेस्टेशन। अगर अटेस्टेशन होना है तो उस अटेस्टेशन की स्थिति में 2 विटनेसेस करेंगे। ठीक है, 68 में एक बात तो ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात 68 में कि अगर बिल का मामला है, वसीयत का मामला है, और वसीयत का मामला यह है कि जिसने साइन किया है वही मना कर देता है। ठीक है, जिसने बिल बनाई है, जिसकी बिल है और उसने उस पर साइन किया और बाद में वो डिनाई करता है कि भाई मैंने तो इस पे साइन ही नहीं किया, तो बिल के मामले में उस समय अटेस्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और उस समय कोई ये आवश्यक नहीं कि 2 के 2 आए, दोनों में से कोई एक भी आ जाएगा और ये बता देगा कि भाई हाँ मेरी उपस्थिति में इन्होंने साइन की थी। और जनरली बिल के मामले में अटेस्टेशन की आवश्यकता 2 की ही रहेगी। लेकिन जैसे अगर वो डिनाई करता है कि मैंने साइन नहीं किए थे, ये मेरे साइन नहीं है जिसने बनाया था, तो उस स्थिति में 1 से भी काम चल जाए। 68 की बात है। ठीक है, तो बेसिकली अनुप्रमाणन की बात कर रही है, अनुप्रमाणन से संबंधित प्रोविजंस की बात कर रही है। एक केस था रामेश्वरी देवी वर्सेस श्यामलाल। रामेश्वरी देवी वर्सेस श्यामलाल AIR 1980 का केस है, और इस केस में जो बात थी वो बिल के अटेस्टेशन को लेकर के ही। तो रामेश्वरी देवी वर्सेस श्यामलाल, इसमें कहा गया कि भाई जहां विल को लेकर के प्रश्नकर्त है, जहां पर बिल को लेकर के प्रश्न किया गया है और उस स्थिति में जिसको बुलाया गया, जिस विटनेस को बुलाया गया वो आया और वो कुछ याद ही नहीं कर पा रहा है, वो कहता है मुझको कुछ याद ही नहीं है, एब्सेंट माइंडनेस, भूल गए, या वो इस परिस्थिति में है कि वो कुछ बता ही नहीं सकता न्यायालय को, या वो आया ही नहीं, मना कर दिया। तो उस स्थिति में रामेश्वरी के केस में ये कहा गया कि ये माना जाएगा वो बिल प्रूव नहीं हुई है। ठीक है, अगर किसी अटेस्टेशन विटनेस है, कोई अटेस्टेशन विटनेस आया न्यायालय के सामने और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो बता पाए, या वो भूल गया, ठीक है, या उसकी मेमोरी में वो चीजें नहीं है, तो उस स्थिति में ये माना जाएगा क्या कि वो बिल प्रूव नहीं हुई। ठीक है, तो इस केस में ये बात कही गई थी रामेश्वरी देवी वर्सेस श्यामलाल के केस में कि भाई एक ही अटेस्टिंग विटनेसेस था, वो आया और वो
वो समझ ही नहीं पा रहा, वो जान भी नहीं पा रहा। तो मेन पर्पज तो उसका साबित होने से है, और साबित तभी होगा जब वो बताएगा, और जब वो बता ही नहीं पा रहा तो साबित होने का कोई मतलब ही नहीं। वो उसके आने से तो काम चलेगा नहीं, वो आए बोले। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई जिस पार्टी ने उसको बुलाया वो क्या हो जाए, उसके विरुद्ध ही आके खड़ा कर दे, होस्टाइल हो जाए, पक्षद्रोही गवाह हो जाए, होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही गवाह हो जाए, तो भी ये माना जाएगा कि वो नॉट प्रूव्ड है। वो कुछ बता ही ना पाए तो भी माना जाएगा, वो याद ही ना कर पाए उस चीज को, बता रहा कि मुझे याद ही नहीं है, तो वो भी क्या माना जाएगा, नॉट प्रूव्ड माना जाएगा। विल नॉट, एग्जीक्यूशन ऑफ विल नॉट प्रूव्ड। ठीक है, सेक्शन 68 जो अटेस्टेशन की बात की गई है, तो रामेश्वरी देवी वर्सेस श्याम 1980 का अखबार। ठीक है, तो ये कुछ 68 से संबंधित एक दो नियम थे। एक केस और था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राज कौर, 2001 का है, AIR। तो सेक्शन 69 अटेस्टिंग विटनेसेस नॉट फाउंड की बात करता है कि जब जो विटनेसेस हैं वो मिल ही नहीं सकते हैं, तो उस स्थिति में जो प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात है, तो उसके संदर्भ में क्या प्रक्रिया होगी, उसके संदर्भ में सेक्शन 69 बात करता है। अब सेक्शन 69 जब हम रीड आउट करेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट केस आ जाता है बलवंत वर्सेस मीनाबाई, AIR 1991, बलवंत वर्सेस मीनाबाई। तो बलवंत वर्सेस मीनाबाई का जो ये केस है, इसमें ये कहा गया मीनाबाई 1991 सेक्शन 69 से। तो बलवंत वर्सेस मीनाबाई के इस केस में ये कहा गया कि जहां पर कोई जो अटेस्टिंग विटनेसेस है वो मिल नहीं पाता है, तो उस स्थिति में जो कोर्ट है वो किसी अन्य तरीके से उसको प्रूफ करने के लिए कह सकता है, अदर एविडेंसेस को मांग कर सकता है, अदर एविडेंसेस के द्वारा उसको साबित करने की बात वो कह सकता है वहां पर, जहां पर कोई और जो है जो अटेस्टिंग विटनेसेस है वो मिल नहीं सकता है, तो उस की बात कही गई सेक्शन 69। वहीं पर सेक्शन 70 बात करता है कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय द पार्टी, जो अपोजिट पार्टी है वो पार्टीज जो है एग्रीड हो गई है, उन्होंने मान लिया है कि उसका एग्जीक्यूशन हो गया है, तो उस स्थिति में भी उसको क्या होगा, उसका अटेस्टेशन साबित करने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। यानी जो सेक्शन 70 है वो क्या है, वो भी एक अपवाद है इसका, सेक्शन 68 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि भाई जब पार्टियों ने ही एडमिट कर लिया कि हाँ ये गिफ्ट है, भाई बिल है, मान लो दो लोगों के बीच है, एक प्रॉपर्टी को लेकर के दो लोगों को के लिए कोई बीच डिस्प्यूट है, एक पार्टी उस बिल के आधार पर, उस वसीयत के आधार पर उस पर क्लेम कर रही है उस प्रॉपर्टी पर, और दूसरा व्यक्ति वो किसी और प्रकार से उस पर क्लेम कर रहा है, या मान लो किसी और तरीके से कर रहा है, वो वसीयत के थ्रू कर रहा है या सक्सेशन के थ्रू कर रहा है। अब दूसरे पक्षकार ने कह दिया कि हाँ इनकी बिल ये सही है, तो इसका मतलब वहां पर अटेस्टेशन उसकी जेन्युइननेस या जो उसके वो सही है या गलत है उसको चेक करने के लिए वो अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसी बात सेक्शन 70 कह रहा है। वहीं पर सेक्शन 71 कह रहा है प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइज, जब वो जो अटेस्टिंग विटनेसेस है, जो प्रमाणित करने वाला साक्षी है, वो मना कर देता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में न्यायालय उससे कहेगा, किससे, 71 के तहत न्यायालय उस पक्षकार से कहेगा जो उसको साबित करना चाहता है कि भाई आप कोई और एविडेंस दे दो, तो वहां पर न्यायालय अलाउ करना पड़ेगा, न्यायालय को अलाउ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि भाई वो कोई आप और दूसरा जो एविडेंस है उसके लिए अगर आप दे सकते हो तो वो दे दो, उसके तरफ हम मान लेंगे। अगर प्रमाणित साक्षी नहीं मिल रहा है तो 71 में जो बात की गई है वो पार्टीज प्रूफ ऑफ अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाइज, जब वो डिनाई कर देगा तो वहां पर कोर्ट क्या कर सकता है, अदर एविडेंस को एड्यूस करने के लिए कह सकता है। ठीक है, तो अब ये जो अदर विटनेस को एड्यूस करने के लिए कहेगा, तो उस स्थिति में भाई ये कौन कौन सी परिस्थिति में करता है, जब वो मना कर देता है
एक तो वही बात जो सीधी सीधी लिखी गई है 71 में वो बात, दूसरा वो मना कर दिया, उसके बाद वो आया कुछ याद ही नहीं कर पाया, तो उस स्थिति में भी सेकंड अलग एविडेंस की मांग करेगा कि भाई दूसरा एविडेंस दे दो। ठीक है, जब वो डिनाई कर दे, जब वो कुछ मेमोराइज ही ना कर पाए, और तीसरी स्थिति क्या, जब वो क्या हो जाए, वो होस्टाइल हो जाए, और उसके होस्टाइल होने के बाद वो मिसलीड कर रहा हो कोर्ट को, पक्षद्रोही गवाह हो गया और उसके बाद वो कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, तो उस स्थिति में भी अदर एविडेंसेस को एड्यूस करने के लिए वो कह सकता है उस पक्षकार को 71 में कोर्ट। ठीक है, 71 के तहत। वहीं पर अगर हम 72 की बात करें तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें लॉ कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के लॉ कहता है कि इनको प्रूफ करने की, अटेस्टेशन के थ्रू प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है किसका, सेक्शन 68 का। ठीक है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, इसका मतलब ये कि भाई अगर लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा ये नहीं रिक्वायर किया गया है कि कोई किसी जो है डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूफ किया जाए अटेस्टेशन के थ्रू, तो वहां पर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके संदर्भ में जैसे बहुत सारी डीड हो सकती है, जैसे हमने अभी सेल डीड की बात ही की। अब सेल डीड अगर रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई है तो उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसकी कॉपी ही पर्याप्त है, उसमें अटेस्टेशन विटनेसेस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये माना जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो है। तो ये जो प्रोविजंस थे, ये टोटल प्रोविजंस थे प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट के संदर्भ में। वहीं पर सेक्शन 63 बात करता है सिग्नेचर, सील और हैंड राइटिंग के संदर्भ में। अब ये जो सेक्शन 63 है, यहां पर भी हमने पढ़ा था प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की या प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग की, और यहां पर जब हमने बात की थी सेक्शन 67 में, तो हमने एक बात कही थी कंपैरिजन करके भी न्यायालय देख सकता है। तो वही वाली बात, ये वाली जो 67 वाली बात है, इस बात को ही आगे बढ़ा दिया गया कहां पर, 73 में। क्या कहा गया कि कंपैरिजन सिग्नेचर, सील एंड हैंड राइटिंग, यहां पर दो बात, एक बात और ऐड हो गई, वो सील वाली बात ऐड हो गई, मुहर वाली बात ऐड हो गई। तो जब उसके पास, जब वो कंपैरिजन करके देखेगा 73 में न्यायालय, तो सामान्य रूप से किस आधार पर देखेगा, जब ओरिजिनल उसके पास होगी, ओरिजिनल से वो कंपेयर करेगा उसको जो प्रश्न का, तो ऐसा करके वो देख सकता है। इस बात सेक्शन 73 में कही दी गई। वहीं पर सेक्शन 73 कैपिटल ए जो वो बात करता है, वो प्रूफ एज टू वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है, और ये भी बात आई, ये भी सेक्शन 73 कैपिटल ए भी वो कब जोड़ी गई, वो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया उसके बाद इसमें एड ऑन की गई। तो जनरली अगर हम 73 की बात करें तो 73 वही बात है, इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक बात यही है कि भाई फोटोग्राफ से नहीं किया जाएगा, ओरिजिनल से कंपेयर किया जाएगा, सेकेंडरी से सेकेंडरी नहीं किया जाएगा, ओरिजिनल से सेकेंडरी किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पे अगर कोई डॉक्यूमेंट, कोई एक लेटर है, अब उस लेटर में उसने कोई अपनी हैंडराइटिंग में लिखा और उसकी हैंडराइटिंग प्रश्नगत है, और दूसरा एक लेटर लाया गया, कहा गया इस लेटर में जो लिखा गया है वो उसी व्यक्ति ने लिखा है जो ये लेटर लिखा है, तो जो ओरिजिनल लेटर उसने लिखा होगा उस ओरिजिनल लेटर से उसको कंपेयर किया जाएगा, उसकी फोटोकॉपी से नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। 73 में जो कंपैरिजन किया जाएगा वो ओरिजिनल से जो प्रश्नगत है उसका किया जाएगा, फोटोकॉपी से नहीं किया जाएगा। ठीक है, फोटोकॉपी से भ्रम हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रज्यूम करके न्यायालय चलता है, ये कोर्ट प्रज्यूम करके चलता है कि भाई उस स्थिति में समस्याएं हो सकती है, इसलिए ओरिजिनल जब पहले और जिससे कंपैरिजन किया जाना है वो ये साबित हो चुका हो ये ओरिजिनल है, और अगर वो साबित नहीं हुआ तो सबसे पहले इसकी विचार होगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, उसके बाद उससे क्या किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा, चाहे वो सील को लेकर के हो, चाहे वो हैंडराइटिंग को लेकर के हो, चाहे सिग्नेचर को लेकर के हो। क्योंकि होता क्या है ना, बहुत सारे लोग दूसरे का सिग्नेचर बहुत अच्छे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और जब उसको आप फोटोकॉपी जीरोक्स वगैरह पे देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा उसका है। मोहर तो भी कोई भी बनवा सकता है, मार्केट में जाकर के किसी के नाम की मोहर बनवा सकता है, कर सकता है। अब जब ओरिजिनल मोहर देखेगा पता चल जाएगा। ठीक है, और जब जीरोक्स फोटोकॉपी उस पे आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तब पहचानने में दोनों में लगभग सेम हो जाती है। इसीलिए जो डुप्लीकेट फ्रॉड करते हैं वो हमेशा जीरोक्स करके उसको लगाते हैं, ओरिजिनल नहीं लगाते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें पहचानने में भ्रम हो सकता है।
तो ये भी एक बात है, इसको लेकर के भी एविडेंस एक्ट बड़ा सतर्क है कि ओरिजिनल से ही देखना है, जीरोक्स या उससे नहीं देखना, चाहे वो सील हो चाहे सिग्नेचर हो चाहे वो हो। और वहीं पर वेरिफिकेशन एज टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सिग्नेचर, तो उसलिए हमने बताया था सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो अथॉरिटी होगी वो अगर दे देगी सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो उससे ये माना जाएगा कि हाँ उसके आधार पर ये प्रूफ हो गया ये सिग्नेचर उसका है या नहीं है। ठीक है, तो सामान्य रूप से ये, तो ये आपका पहला पार्ट जो है जो जनरल रूल्स के संदर्भ में है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सेक्शन 61 से लेकर के 73 कैपिटल ए तक वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम दूसरे चैप्टर में जो हम बात करेंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट की सेक्शन 74 से लेकर 78 तक, उसको हम आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू।